नमस्कार, कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो खुद तो दिव्यांग है किंतु समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है और दिखाएंगे क्या खास रहा पटना के 24वें पुस्तक मेले में। साथ ही मिलाएंगे एक ऐसे शख्स से जो पेंटिंग के क्षेत्र में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। दिव्यांगता हमारे समाज में अभिशाप माना जाता है, किंतु अगर हमारे मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो कुछ कर गुजरने की तो दिव्यांगता भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ऐसा कुछ कर दिखाया है पटना की रहने वाली ममता ने। इन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से न केवल अपने आप को एक मुकाम पर लाकर खड़ा किया बल्कि दूसरों को भी आज स्वावलंबी बनाने में मदद कर रही हैं। अपने हाथों से मधुबनी पेंटिंग बनाती ये हैं ममता भारती। ममता अपने दोनों पैरों से लाचार हैं। 5 साल की उम्र में पैरालिसिस अटैक होने के कारण उनका पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। गांव में इलाज की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें पटना आकर इसका इलाज करवाना पड़ता था। माँ और पिता के अथक प्रयास और बहुत इलाज करवाने के बाद वो बैठने लायक तो हो गई, किंतु उनके दोनों पैर नाकाम हो गए। मैं 5 साल की थी, चलती दौड़ती खेलती दुखती थी, लेकिन अचानक से मैं बीमार पड़ गई क्योंकि गांव में इसके इलाज का कोई साधन नहीं था उस टाइम। तो उस वक्त मैं बीमार पड़ गई और मुझे पोलियो का अटैक हो गया। मम्मी पापा ने अपने तक जहाँ तक संभव हुआ बहुत इलाज करवाया, लेकिन कुछ खास ज़्यादा हुआ नहीं। लेकिन पटना में क्योंकि पूरी सारी शरीर में मुझे पोलियो का अटैक था और पैरालिसिस पूरी मार दिया था, लेकिन जब इलाज चला तो यहाँ मुखोपाध्याय इलाज हुआ पटना में, और तो मैं उठ के बैठ तो गई लेकिन फिर आगे ठीक नहीं हो पाए क्योंकि इलाज वो 6 महीना यहाँ रहते थे और 6 महीना विदेश चले जाते थे। तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो गए और कुछ लोगों का माँ बाप हमेशा चाहते कि उनके बच्चे जल्दी से ठीक हो जाए। तो कुछ किसी ने कहा पापा से कि डॉक्टर साहब तो 6 महीना में ठीक करेंगे, हम आपकी बेटी को 3 महीने में ही ठीक कर देंगे। तो पापा उस चीज़ से उनका दवाई बंद करके उनका दवाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और डॉक्टर साहब भी फिर विदेश चले गए। फिर कभी फिर तो बहुत सारे इलाज चलते रहे, लेकिन ऐसा कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। दोनों पैरों से नाकाम होने के बावजूद भी ममता ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह जीवन में कुछ करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। यही कारण रहा कि ममता ने 1993 में अपने गांव से मैट्रिक की परीक्षा पूरी कर ली, किंतु इलाज के कारण उन्हें अपने आगे की पढ़ाई में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हर रोज कॉलेज की समस्याओं से जूझती और घर आकर अगले दिन कॉलेज नहीं जाने को कहती और दूसरे दिन फिर हिम्मत जुटाकर अपने ख्वाब को पूरा करने निकल पड़ती। प्रॉब्लम तो थे रोज का मेरे लिए प्रॉब्लम से। कभी कभी लगता था कि मैं नहीं जाऊंगी, कभी ऐसा सिचुएशन होता था कि घर में रोने लगती थी कि मुझे अब नहीं जाना, कॉलेज मुझे नहीं करना, मैं घर में ही तैयारी करूंगी। लेकिन मम्मी कहती अच्छा ठीक है। फर्स्ट डे कहती थी कि ठीक है मत जाओ, छोड़ दो तुम। फिर रात भर तो मैं जो माइल सो के सो जाती थी, लेकिन सुबह उठ के फिर मैं रेडी होती और मम्मी कहती कहाँ जा रही हो? तुम कहती कॉलेज जाना है मम्मी, कितना काम है कॉलेज में। तुम कहती तुम्हें तो बोली नहीं जाना है। के लिए हम डर के कितना दिन रहेंगे, हमको तो रोज का ये झमेला है, रोज मुझे लोग बोलेंगे, रोज मुझे कॉलेज में प्रॉब्लम फेस करना होगा, तो मैं कितना भागूंगी। और आज मुझे खुशी है कि मैंने उन चीज़ों को फेस किया। अगर नहीं करती तो शायद मैं इस मुकाम पे कभी नहीं पहुंच पाती। उनकी यही हिम्मत और जज्बे के कारण उन्होंने 2006 में फैशन डिजाइनिंग और पटना कॉलेज से 2012 में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स से स्नातक की डिग्री हासिल की। 2012 में पास आउट होने के बाद ममता जब एडमिशन लेने दिल्ली पहुंची तो वहां एक घटना ने उन्हें झंझोर कर रख दिया। वहां के प्रिंसिपल ने उन्हें दोनों पैरों से लाचार होने की वजह से एडमिशन नहीं दिया।
जो मैंने पास आउट 2012 में मैंने किया कॉलेज से, उसके बाद मैं दिल्ली गई। मेरा वहाँ पे एडमिशन भी हो गया था मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स के लिए, लेकिन वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने एकदम मना कर दिया कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता है क्योंकि आप अपाहिज हैं एंड आप यहाँ कैसे रहेंगे कॉलेज में। हम बोले सर हम सारे प्रॉब्लम फेस कर लेंगे, आप सिर्फ एडमिशन ले लीजिए। लेकिन वो एकदम राजी नहीं हुई। ठीक लास्ट मोमेंट पे उन्होंने इतना उन्होंने इतना डिमोलाइज किया कि मुझे लगा कि शायद आई डोंट नो नहीं कुछ हो सकता है। उस वक्त लगा कि मैं बिल्कुल टूट गई। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान टूटता है तभी आगे बढ़ता, और वो एक दौर था 2000। और फिर एकदम शांत होकर बैठ गए 1 साल के आसपास। फिर 2013 में मेरी एक फ्रेंड है, वो आई और बोली प्लीज स्टॉप। दिल्ली की घटना ने ममता के आत्मविश्वास को तोड़कर रख दिया था। ममता अपने जीवन से मायूस हो चुकी थी। तभी उनके एक साथी ने उन्हें फिर से प्रोत्साहित किया और ममता ने फिर से अपने आत्मविश्वास को जागृत किया और मधुबनी पेंटिंग में 6 महीने का कोर्स किया और आज वह किसी पर आश्रित नहीं है। मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में ममता एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं। इस क्षेत्र में कई पुरस्कारों से इन्हें नवाजा भी गया है। इन्हें राज्य सरकार की ओर से मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में सीता देवी पुरस्कार एवं सशक्त नारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ममता आज मधुबनी पेंटिंग को अपना व्यवसाय बनाकर खुद ही नहीं कई घरेलू महिलाओं और लड़कियों को मदद कर उन्हें सशक्त और स्वावलंबी बना रही हैं। मैंने इस पेंटिंग को, मधुबनी पेंटिंग को प्रोफेशन के रूप में अपना लिया और आज बहुत सारी लड़कियां जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जैसे शॉल है, साड़ी है और ज्वेलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मधुबनी पेंटिंग काम करते हैं। तो ये प्रोफेशन के तौर पे आज के डेट में बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। जो घर की महिलाएं हैं, जो बाहर जा नहीं पाती हैं, घर में टाइम नहीं निकाल पाती, वो भी घर में 1-2 घंटा तो निकल ही जाता है उनका टाइम, तो ये करके वो थोड़ा इनकम कर लेती हैं। कभी कभी हम दिव्यांगों को देखकर उनका उपहास कर देते हैं या उन्हें हे दृष्टि से देखते हैं, मगर ममता को देखकर शायद लोगों का नजरिया बदले। अगर हम अपना दृष्टिकोण इनके प्रति बदले और इनके प्रति मानवीय दृष्टि का परिचय दें तो यह भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग बनकर देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है इनमें निहित हीन भावना को दूर करने की और उनमें आत्मविश्वास जगाने की। सचमुच अगर हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो दिव्यांगता भी हमारे आड़े नहीं आ सकती। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद पेंटिंग के क्षेत्र में गोल्ड मेडल हासिल किया है। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा। एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप नहीं हो सकती, यह साबित कर दिखाया है जमुई जिले के चकाई निवासी गोरख रजक ने। 12 वर्ष की कम उम्र में दोनों हाथ कट जाने के बावजूद इन्होंने हार नहीं मानी और पेंटिंग के क्षेत्र में इन्होंने बिहार को गोल्ड मेडल दिलाया। आइए आपको दिखाते हैं इनसे हुई खास बातचीत। यूं तो कमियां हम सब में होती हैं, पर अपनी कमी को अपनी ताकत बनाकर दुनिया के सामने दिखाना एक जज्बे की बात होती है। अपनी कमी को ताकत बनाकर हमारे बीच एक शख्स मौजूद है। आज हमारे बीच मौजूद हैं गोरख रजक जी।
गोरख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आंखें में। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपके साथ ये हादसा कब हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में हमें बताइए। सर, मेरे पिताजी जो हैं कलकत्ता में रहते थे, तो कुछ दिन के बाद हम भी वहाँ जैसे गए इसे घूमने के लिए जी। तो उसके दौरान फरवरी में 2002 फरवरी में करंट लग गया। छत पर खेलने के लिए गए थे, उस वक्त लग गया। तो हावड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे 15 दिन के बाद डॉक्टर बोलने की सेफ्टी पड़ गया ऐसे उसे, तो इसको काटना पड़ेगा। गोरख जी, 12 साल की उम्र में आपके दोनों हाथ कट गए। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं और पढ़ना सीखते हैं, कुछ करना सीखते हैं, उस उम्र में आपके दोनों हाथ कट गए। तो वो जो दौर था, वो दौर उस वक्त आप क्या सोचते थे जब आप हॉस्पिटल में थे कि अब तो मेरे दोनों हाथ कट गए? जब आपको पहली बार पता चला कि मेरे दोनों हाथ नहीं रहे, तब क्या आपके मन में? कि मेरा कोई पहचान नहीं रहेगा इधर, तो कोई पहचान नहीं, घर से नहीं कोई काम धंधा नहीं करेंगे तो हमको कोई जान नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे अभ्यास लिखने उखने का किए घर में बैठे बैठे। तो दोनों हाथ कट जाने के बाद आप लिखने का अभ्यास किस तरह से करते थे? इस तरह से कलम पकड़ के। अच्छा। तो बहुत मेहनत, पहले पेंटिंग मूर्ति उर्ति बनाते थे अथी से, कलम से। तो घर उस वक्त घर का क्या माहौल था जब आपके दोनों हाथ कट गए? आपके माँ बाप, भाई बहन, सब लोगों का उस समय वो जो सपोर्ट कहते हैं, वो सोच रहे थे कैसे क्या होगा इसका। बहुत लोग चिंता में रहते थे कि अब क्या होगा, अब तो इसके दोनों हाथ ही नहीं रहे, कैसे काम करेगा। तो घर में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किसका मिला उस दौर में, स्टार्टिंग में? तो मैं पिताजी का मिला और गुरुजी का मिला। वो लोग आगे बढ़ाए, हमको सारे खर्चा मेंटेन किए। उसके बाद हम तो ऐसे कागज़ पत्र ऐसे देते रहते थे कि तुम ऐसे बनाओ, लिखो, अभ्यास करो। तो हम सबसे पहले मूर्ति बनाने का अभ्यास, लिखने पढ़ाई के बारे में नहीं ख्याल आया कि मुझे अब पढ़ना है? पेंटिंग के बारे में ज़्यादा ख्याल, पढ़ाई से ज़्यादा उसी में रुचि। पढ़ाई से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पेंटिंग में था? जी। आपको गोल्ड मेडल मिला, तो इसके बारे में बताइए कि कैसे शुरुआत की आपने पेंटिंग की और कहाँ कैसे सीखा, क्या किया आपने? घर में जैसे हम, मेरा तो दोनों हाथ थी होने के बाद हम सोचे धीरे धीरे घर में कुछ अभ्यास करते, इसलिए उसमें बहुत सारा मेहनत किए, बहुत सारा कॉपी किताब कलम बहुत खर्चा किए उसमें। घर में ही बैठ करके तो कुछ तो करते नहीं थे, तो वही पेंटिंग वेंटिंग बनाते थे ऐसे वैसे, मतलब बिना देखे जो मन में आता था, जो नज़र में, वही बनाते थे। किस तरह से आपका जो आय का स्रोत है वो कैसे आप करते हैं, क्या काम करते हैं? आय का वही पेंटिंग है, इसके बाद कोई आय दूसरा नहीं है। आपको कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में और कहाँ पर आपको कौन कौन से पुरस्कार मिले, उसके बारे में? सबसे पहले तो हम पटना आए थे घूमने के लिए, तो जो दीपक जी हैं, तो इनका ग्रुप जो था, जखन अन्ना हजारे का ये चलता था जी, तो उसमें फर्स्ट बार पटना सामान लेने के पेंटिंग वेंटिंग का, तो वो लोग मिला। तो वो लोग बोला कि नहीं, एक ग्रुप जो विकलांग अधिकार मंच है, इसमें तुम जुटो, इससे लाभ मिलेगा तुमको। तो हम तो ऐसे घूमने के लिए आए थे, लेकिन वो लोग हमको देखें तो बुला लिया। उसके बाद पेंटिंग वेंटिंग बना, बोले पेंटिंग करते हैं, तो बड़ी बढ़िया अच्छा बात है। तो वो लोग बनवाया हमको, तो बोला चलो तुम्हारे लिए ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा हमको पटना में भी गोल्ड मेडल मिला, बनाते बनाते ये लोग के जरिए। बिहार में तो मिला ही, और थी भुवनेश्वर गए थे, तो वहाँ पे हमको नेशनल ओलंपिक्स गोल्ड मेडल वहाँ पर मिला, भुवनेश्वर में फर्स्ट और थी बार। दिव्यांगता एक अभिशाप नहीं, वरदान है, इस चीज़ को तो गोरख जी ने साबित कर दिया। मगर साबित करने के साथ साथ कुछ ज़रूरतें भी हैं। मैं गोरख रजक जी की तरफ से और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे दिव्यांग लोग हैं, उन सब की तरफ से ये अपने सरकार से गुजारिश करूंगी कि इन सभी के लिए एक ऐसी सुविधा, एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करें ताकि इन सब लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो। सोचिए, अगर आपके दोनों हाथ ना रहें तो आपकी दुनिया कैसी होगी? वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि क्या खास रहा पटना के 24वें पुस्तक मेले में। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज।
ज्ञान स्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना। आपके रक्त के एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान। जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पटना का 24वां पुस्तक मेला इस बार ज्ञान भवन में आयोजित हुआ। पिंक थीम पर आधारित यह मेला महिलाओं एवं लड़कियों पर केंद्रित था। इस मेले में प्रभात प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन के अलावा देश के कई नामी ग्रामी प्रकाशनों ने भाग लिया। बिहार की कला संस्कृति एवं युवा विभाग की तरफ से 24वें पुस्तक मेले का आयोजन पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल ज्ञान भवन में किया गया। इस पुस्तक मेले का इस बार का थीम पिंक रखा गया था। साथ ही महिलाओं को केंद्र में रखकर इस पुस्तक मेले का स्लोगन लड़की को सामर्थ्य दो, दुनिया बदलेगी दिया गया। युवाओं को ध्यान में रखकर किए गए इस पुस्तक मेले के आयोजन में युवा कवित्रियों के द्वारा कविता पाठ कराया गया, जो इस पुस्तक मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। मेरी जो कविता है वो इस बार की थीम से ही रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है, ये थीम है लड़की को सामर्थ्य दो, दुनिया बदलेगी। और मेरी कविता का शीर्षक है तू नारी है। मैं चंद पंक्तियाँ पढ़ती हूँ अपनी कविता के कि पहले एक सवाल है मेरी कविता में। खड़ी थी उस वीरान में एक आईने के सामने, थी टूटी और हताश में एक वजूद के तलाश में। तो जो लड़की है वो पूछ रही है और वो अपने आप से ही पूछ रही है, और अंत में उसे जो जवाब मिलता है वो ऐसा है कि पूछती ये सवाल खड़ी थी जब मैं वहाँ, तो खुद की आवाज़ में जवाब मुझको मिला। दूसरों को क्यों है तू कोसती, गलती तेरी ये सारी है तेरे हाल की बस एक वजह कि पैदा हुई तो नारी है। पटना के 24वें पुस्तक मेले में प्रभात प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन के अलावा देश के 112 प्रकाशनों ने अपने अपने स्टॉल लगाए। इस पुस्तक मेले में हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर हर तरह की पुस्तकों को उपलब्ध कराया गया। मेले में बच्चों के लिए पुस्तकें, कॉमिक्स की भी स्टॉल लगाई गई। यहाँ हर धर्म की किताबों का भी स्टॉल लगाया गया। डिजिटल इंडिया, शराबबंदी, मोदी मैनेजमेंट जैसी किताबों के साथ यहाँ मेले में हर तरह की किताबों का कलेक्शन देखने को मिला। कुछ युवा अपने अपने आइडलों को खोजते नजर आए, तो कुछ आम बाजारों में नहीं मिलने वाले किताबों को खोजते नजर आए। हर साल की बात यहाँ पे मैं आता हूँ अपने फेवरेट राइटर से मिलने और प्रकाशन जो भी है वो, ताकि मैं अपने आइडियल से मिल सकूँ। जैसे इस बार मैंने चूज़ किया है चार्ल्स डार्विन और बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो मैं इन लोगों से इस साल में मुलाकात करूँगा। यहाँ पे आके ऐसा फील होता है जैसे कि कुछ अलग वर्ल्ड में हम लोग चले आए हैं। किताबों की दुनिया, बहुत खूबसूरत दुनिया। युवा इस पुस्तक मेले को लेकर काफी उत्साहित दिखे। स्टूडेंट वर्ग के लिए भी यह मेला काफी उत्साहित करने वाला था। Really very nice, and I have bought some books for my brother. This is foundation course for physics and also for chemistry, and for myself I have bought Arihant publication physics, and so very nice publications books are here, very wide range of books, and also you can discover many autobiographies of famous persons and everywhere. पुस्तक मेले में आए प्रकाशन विभाग के प्रतिनिधियों ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष की खरीदारी पर जगह के बदल जाने पर काफ़ी असर पड़ा है। सर, मार्केटिंग पे काफ़ी फ़र्क है। वहाँ 100 का यहाँ 20% ही रह गया। इस मेले में बिहार सरकार की तरफ से कई विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसमें बिहार कौशल विकास मिशन, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा की रोकथाम के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा स्टॉल भी लगाए गए थे। पुस्तक मेले के व्यवस्थापक अमित झा ने बताया कि बिहार सरकार के आग्रह पर इस पुस्तक मेले का आयोजन ज्ञान भवन में कराया गया है और लगभग 65% युवाओं की भागीदारी इस पुस्तक मेले में देखी जा रही है। पहली बार इसका आयोजन इस स्टेट ऑफ द आर्ट एयर कंडीशन हॉल में किया गया है। इसके पहले आज तक ये 32 वर्षों से गांधी मैदान में लगता रहा है। तो अगर खासियत की बात करें तो जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूँ, पुस्तक मेले में सबसे खास होती हैं किताबें।
किताबें बस किताबें। लेकिन अगर दूसरा अगर कहूँ, अगर जो ख़ास बात है वो है कि बिल्कुल धूल रहित मेला है। क्योंकि गांधी मैदान में वहाँ सिर्फ धूल ही धूल उड़ती थी, इतने लोग आते थे। तो यहाँ पे कम से कम वो है, साफ़ सफाई बहुत है, यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत है। और जो इस बार हमने जो मेले की जो थीम रखी है वो है एम्पावर गर्ल चेंज द वर्ल्ड, लड़की को सामर्थ्य दो दुनिया बदलेगी। हम सबको जो है वो बाल विवाह, दहेज, इन सारी बुराइयों, इन सारी कुरीतियों से हमारे समाज को जो है वो भरना चाहिए। और जो हमारी पितृसत्तात्मक समाज की सोच जो हमारे समाज के ऊपर हावी है, उससे हमारी महिलाएं जहाँ तक जूझ रही हैं, इवन एम्पावर्ड वीमेन जो जूझ रही हैं, अब वक्त आ गया है कि सरकार की इतनी अच्छी पहल के बाद उसमें अनूठा बदलाव हुआ है और हर महिला जो है उसको वो सम्मानपूर्वक ज़िंदगी मिल सके जो वो जीना चाहती है, अपने सपनों को वो पा सके। इसीलिए पिंक मूवमेंट, पिंक इज़ द थीम यहाँ का, एंड आई थिंक कि पिंक इज़ द कलर ऑफ, पिंक शुड बिकम द कलर ऑफ द लाइफ ऑफ एवरी वीमेन। खादी को बढ़ावा देने के लिए इस पुस्तक मेले में खादी का भी एक स्टॉल लगाया गया था, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। साथ ही बाल भवन किलकारी द्वारा भी एक स्टॉल लगाया गया, जिसमें बच्चों द्वारा बनाए गए चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इंटरनेट और मोबाइल के इस दौर में लोगों का रुझान किताबों के प्रति मेले में देखा गया। किताबें पढ़ने की प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो पुराने दौर से चलती आ रही है और इस मेले को देखकर यह साबित होता है। सचमुच किताबों की दुनिया अलग ही होती है। हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है lmcanke2017@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।